नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलामी जुनून चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा से चल रही होगी। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक के बारे में साथियों, जो कि हमेशा आप पढ़ते भी होंगे और आपने पढ़ा भी होगा। फिर भी मैं इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छा से और बहुत ही डिटेल से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और वो टॉपिक है साथियों आज का, पक्षियों के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है साथियों जो कि CTET में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और यदि आप टेस्ट लगा रहे होंगे या फिर पुराने क्वेश्चन यदि आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिला होगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। और यदि आप CTET का तैयारी अगर कर रहे होंगे, जो कि आपका जो है 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका यदि आप टारगेट कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है साथियों। साथ ही साथ यदि आप और किसी का तैयारी अगर कर रहे होंगे और वहाँ पे आपको EVS से क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो मैं आपको लेके चलता हूँ साथियों क्लास की और हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, पक्षियों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले पक्षियों की, सो पक्षियाँ कैसे अंडे देने वाली होती है ना, अंडे देने वाली होती है। और अंडे देने के लिए क्या करती है, वो अंडे देने से पहले घोंसले का निर्माण करती है। बहुत सारी पक्षियों को आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, वह घोंसले से छोड़कर यानी घोंसला छोड़कर चली जाती है। ठीक है, और घोंसला छोड़ने के बाद में कुछ समय पश्चात क्या होता है, कुछ समय पश्चात जो बच्चे जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं। उसके बाद में वह भी अलग अलग हो जाते हैं और अन्य जगह जाकर वो चाहे कोई ज़मीन में रहने वाले तो ज़मीन में जाते हैं, या पानी में रहने वाले तो पानी में जाते हैं, या फिर पेड़ों में रहने वाले पेड़ों में चले जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये इनका प्रोसेस होता है। ठीक है, और अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती है ना साथियों, आपने देखा भी होगा, अधिकतर जो पक्षियाँ होती हैं पक्षियों की जो आंखें कैसी होती है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती है कैसी होती है, दोनों साइड होती है ना। और यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि सिर के दोनों तरफ होती है। कैसे? सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, कैसे होती है? सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, और साथ ही साथ पक्षियाँ एक ही समय में कितने दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकती है। ठीक है, यानी उनकी जो नज़र होती है ना, यदि उन पर यदि हम नज़र डाल लेते, यानी कि वहाँ अन्य वस्तु पर कैसे अन्य वस्तु पर भी अलग अलग वस्तु पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ें यानी कि चीज़ों पर केंद्रित होती है उनकी ध्यान, तो उनका देखने का जो दायरा है ना कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही जैसी दिखाई देती है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, और ज़्यादातर जो पक्षियाँ जो होती हैं साथियों, ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती है पुतली, यानी कि आंखें जो होती है ना, यानी कि आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है ना, आंखों की पुतली जो है घूम नहीं सकती है। वह अपनी गर्दन घुमाकर, कोई क्या करते हैं, अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की जो चीज़ें होती है, आसपास की जो वस्तुएं होती है उन्हें देख पाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और पक्षियों के जो पंख होते हैं साथियों, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी महसूस करते हैं, या गर्माहट के लिए भी जो है पंखों का वे इस्तेमाल करते हैं। और उनके नए पंख जो है ना, नए पंख आते आते रहते हैं और पुराने पंख जो है कैसे होते हैं, जड़ते जाते हैं। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया साथियों, कि पक्षियों के बारे में मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि पक्षियाँ, और आपको भी पता होगा कि जो पक्षियाँ हैं सामान्यतः के अंडे देने वाले होती है ना। और अंडे देने के लिए क्या करते हैं, घोंसले का निर्माण करती है, घोंसले बनाते हैं ना, घोंसला बनाते हैं। और घोंसला बनाने के पश्चात क्या होता है, जब बच्चे निकलते हैं और बच्चे निकलने के बाद में बच्चे बड़े होने के पश्चात क्या होते हैं, वे अपने अपने अलग अलग जगहों में चले जाते हैं। ठीक है, ये इनका एक प्रोसेस रहता है। और अधिकतर पक्षियों की जो आंखें कैसी होती है, सिर के दोनों तरफ होती है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का भी प्रयास किया है ना, सिर के दोनों साइड होती है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक इस साइड में है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताया कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकती है, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो जब अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का जो दायरा है ना कहीं ना कहीं कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है। और अब ये और जब
ये बिल्कुल ही सामने देखते हैं, यानी कि जब हम इनको बिल्कुल ही सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक जैसी है ना, एक यानी कि एक ही चीज़ पर दिखाई, यानी कि एक ही चीज़ पर होती है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें कैसी होती है, आंखों की जो पुतली होती है ना, वो घूम नहीं सकती है। इसके लिए क्या करती है, वो आइट साइड की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी गर्दन को, यानी कि गर्दन को घुमाकर आइट साइड की जो वस्तुएं होती है, जो भी उसे देखने का रहता है, उसे देख पाते हैं, ठीक है। और पक्षियों के पंख जो है ना, उड़ने में मदद करते हैं। साथ ही साथ पक्षियों के जो पंख जो होते हैं, उन्हें गर्माहट महसूस करने के काम भी आते हैं। और उनके जो उनके जो पंख हैं, पुराने पंख टूटते जाते हैं और नए पंख आते जाते हैं, ठीक। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और कुछ पक्षियाँ अलग यानी कि कुछ पक्षियाँ जो होती हैं अपनी बचाव के लिए जो है या फिर आप कह सकते हैं खतरे से बचने के लिए या खतरों का संकेत जो है अन्य पक्षियों तक पहुंचाने के लिए भी क्या करते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे उड़कर आने वाली जो पक्षियाँ, उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरह की आवाज़ होती है। और ज़मीन पर चलकर आने वाली जो पक्षियाँ, ज़मीन में चलकर आने वाले जो दूसरी तरह, यानी कि अगर कोई शिकार करने के लिए आ रहा है ज़मीन में चलते हुए, तो उनके लिए आवाज़ जो है ना, कहीं ना कहीं पक्षियों पे अलग अलग होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और पक्षियों के जो कान होते हैं ना, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ है ना, इनके सिर के दोनों तरफ छोटी छोटी कैसे होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि पक्षियों के कैसे होते हैं, ढके रहते हैं ना, पंखों से कैसे होते हैं, ढके रहते हैं। और इन्हीं की मदद से वे सुनते हैं, ठीक है। और पक्षियों की आंखों का जो आकार होता है ना, पक्षी के आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में है ना, उनके सिर की तुलना में कैसे होती है, बड़ी होती है, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। और बड़ी आंखें सांप देखने में मदद करती है ना, बड़ी आंखें जो होती है उनकी सांप देखने में मदद करती है। और उड़ते हुए टकराने से बचाती है, ठीक है। ये इनकी यानी कि आंखों का महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। और दूसरे से यानी कि दूर से शिकार को पहचानने के लिए ये पकड़ने में भी जो आंखें हैं बहुत ही इनकी मदद करती है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और पक्षियों की आंखें स्थिर होती है, कैसे होती है, स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती है। इसीलिए पक्षी अपना जो है सिर को यानी कि कई तरह से क्या करते हैं, बाहर की ओर हिलाते रहते हैं या घुमाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो आइट साइड की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें देख पाते हैं, ठीक है। और पक्षियों जो होती है, पक्षियों के दोनों जो है, दोनों ओर मुलायम जो भाग होता है, वो किसे क्या कहते हैं, मुलायम जो भाग होता है उसे बार्ब कहा जाता है, बार्ब कहलाता है। और बार्ब जो होती है, रेचिस की एक शाखाएं होती है, क्या होती है, रेचिस की शाखाएं होती है, जो कि पंख की कलम के ऊपर हिस्से, यानी कलम के ऊपर हिस्से से निकली हुई होती है, ठीक है। और बर्ब में और छोटी शाखाएं होती है ना, बर्ब में और छोटी शाखाएं होती है, जिसे बर्बुल कहते हैं ना, जिसे क्या हम कहते हैं, बर्बुल कहते हैं। और बर्बुल में हुक सेप्ड बर्बिक, यानी कि हुक सेप्ड जो होती है ना, बर्बिकल होते हैं, जो कि पंख के शूडोल है ना, पंख के शूडोल और मजबूत बनाते हैं, ठीक है। पर पंख के शूडोल को और मजबूत बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और पेचिस जो होती है, पेचिस और क्विल और कैलेमस पंख के अन्य हिस्से होते हैं, परंतु मुलायम नहीं होते हैं ना। अन्य हिस्से तो होते हैं, परंतु कैसे मुलायम नहीं हो पाते, ठीक है, मुलायम नहीं होते। और रेचिस का जो पंख होता है, रेचिस का पंख मुख्य ढांचा होता है, जो कि कलम से निकलकर पंख तक है ना, कलम से निकलकर पंख का पतला सीधा और कैसा मजबूत हिस्सा होता है, ठीक। और जो क्विल पंख होती है ना, क्विल पंख की कलम का सबसे मोटा सख्त और सॉफ्ट हिस्सा होता है, जो कि पक्षी का त्वचा में क्या होता है, सम्मिलित होता है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। और जो कैलेमस होती है ना, कैलेमस पंख की कलम का सबसे निचला जो हिस्सा होता है, निचला या आप कह सकते हैं निचला या सॉफ्ट और पारदर्शी हिस्सा होता है, जो कि पक्षी की त्वचा से संपर्क में नहीं आता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम एक एक पक्षियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले बसंत गौरी की, ठीक है। और बसंत गौरी को आपने देखा भी होगा, और यहाँ पे आप जो है इमेज में देख भी पा रहे होंगे। और क्योंकि मैंने सोचा साथियों कि इमेज के माध्यम से यदि मैं आप लोगों को इस क्लास से रूबरू कराऊँ, तो कहीं ना कहीं आप जो है हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से याद रख पाओगे, ठीक है। और
और यहाँ पे यदि हम बात करें बसंत गौरी की, तो बसंत गौरी जो है गर्मियों में टुक टुक करती हुई आपको दिखाई देती है, ठीक है। और पेड़ों के तने पर, यानी कि पेड़ों के जो तने होते हैं, तने में गहरा छेद बनाकर उनमें क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है। गहरा छेद बनाकर उनमें अंडे देती है। और जो खटफोड़ा, यानी कि आपने सुना होगा खटफोड़वा, है ना, खटफोड़वा, या जिसे हम क्या कहते हैं वुड पेकर, है ना, वुड पेकर की जो बसंत गौरी की तरह, यानी कि बसंत गौरी की तरह ये भी पेड़ों के तने में घोंसला बनाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो बसंत गौरी होती है, बसंत गौरी कैसे गर्मियों में अपनी चोंच के माध्यम से पेड़ों पे क्या करती है, छेद करती है, और वहाँ पे क्या करती है, घोंसले का निर्माण करती है, घोंसला बनाती है और वहाँ पे अंडे देती है, ठीक है। और इसी प्रकार आपने और एक पक्षी देखा होगा क्या, जिसे कट फुड़वा भी कहते हैं। और ये भी बसंत गौरी की तरह ही पेड़ के तने पर क्या करती है, घोंसले का निर्माण करती है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ अगला, जो कि शक्कर कोरा, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं सूर्य पक्षी, और इससे आपको यहाँ पे याद रखना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो सूर्य पक्षी जो होती है, सूर्य पक्षी किसे कहते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है क्या, कि शक्कर खोरी, है ना, शक्कर खोरा, या हम कह सकते हैं कि इस पक्षी का यदि आपसे इस पक्षी के बारे में यदि इस कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ में यदि इससे पूछे कि पक्षी जो है सूर्य पक्षी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है शक्कर खोरा को कहा जाता है। और शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर क्या करती है, अपना यानी कि डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका घोंसला बाल, मकड़ी, जाले और पतली टहनियाँ या बारीक घास फूस जैसे पेड़ पौधे की छालों के टुकड़े आदि, या फिर आप कह सकते हैं कपड़ों के कपड़ों के जो चितड़े होते हैं, कपड़ों के चितड़े, छोटे छोटे जो भाग जो होते हैं उनसे क्या करते हैं, बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि शक्कर कोरा के लिए है, जिसे हम क्या कहते हैं सूर्य पक्षी कहते हैं, ठीक है, सूर्य पक्षी कहते हैं। तो सूर्य पक्षी का जो महत्वपूर्ण पॉइंट यही आपको यहाँ पे याद रखना है कि पेड़ों में कैसे लटका हुआ है ना, पेड़ों में लटकी हुई या लटका हुआ क्या पाया जाता है, इनका घोंसला पाया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ दर्जिन चिड़िया की, ठीक है, दर्जिन चिड़िया, या आप कह सकते हैं कि पत्तों को सिलने वाला, है ना, सिलाई करने वाला पक्षी, तो वो क्या है, दर्जिल चिड़िया है। और दर्जिल चिड़िया अपनी नुकीली जो चोंच होते हैं ना, नुकीली चोंच होते हैं, उनसे क्या करती है, पत्तों को क्या करती है, सीने का कार्य करती है, सीने का कार्य करती है, और उनके एक थैली, यानी कि उन्हें क्या करती है, एक थैली बना लेती है और अपने अंडे देती है, ठीक है। और अपने अंडे देती है, हम कह सकते हैं कि घोंसले का एक निर्माण करती है, ठीक है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपना घोंसला पत्तों के द्वारा सील के, यानी कि पत्तों को सील कर बनाती है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा, दर्जिल चिड़िया। और नाम से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पक्षी है सीलने वाला है, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगले महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं चील पे, बाज पे और गिद्ध पे, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट पे चर्चा करूँ, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चील, बाज और गिद्ध पे, जो कि इन तीनों की जो देखने की जो क्षमता होती है, या हम कह सकते हैं मनुष्य की तुलना में कितना 4 गुना अधिक होती है। कैसा है, 4 गुना अधिक होती है देखने की जो क्षमता होती है, कितना 4 गुना, मनुष्य से कितना 4 गुना अधिक होती है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और चील की जो पूछें होती हैं, चील की पूछें जो पूछ होती है खांचे जैसी होती है, खांचे वाली होती है, ठीक है। चील की जो पूछ कैसी होती है, खांचे वाली होती है, और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। और इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर। और जो गिद्ध जो होते हैं ना, गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर, है ना, खाकर जगह साफ कर देते हैं, और आकाश में कैसे हुए, ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई पर उड़ते हैं ना, अधिकांश ऊंचाई पर उड़ते हैं। और जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी चीज़ या किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर भी दिखाई दे देता है, ठीक है। तो ये इनकी जो देखने की जो क्षमता होती है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ, अगला जो पक्षी आता है कौवा, आपने देखा होगा, जो कौवे जो होते हैं, कौवे हो गए, गिलहरी हो गए, बिल्ली हो गए, चूहे इत्यादि, मौका देखते ही
अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो गिद्ध के कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मैंने आप लोगों को क्या बताने का प्रयास किया था। जो गिद्ध जो होता है ना, गिद्ध जो होता है, चील जो होता है, ये गिद्ध जो होता है, इनकी जो देखने की जो क्षमता जो होती है वो कहीं ना कहीं मनुष्य से कितना 4 गुना अधिक होती है। और इनके पूंछ में क्या होता है, खांचे होते हैं, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे याद ही रहेंगे, ठीक है। और गिद्ध जो है मरे हुए जानवर को खाकर उन्हें क्या करता है, चाप करने का कार्य करता है। और जो है ऊंचाई यानी कि आकाश में अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जमीन पर पड़ी हुई चीजों को जो चील जो होता है ना, वो अधिक किलोमीटर की दूरी पर भी दूरी से भी देख सकता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में हम चलते हैं अगला, एक बहुत ही रोमांचक जो चिड़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पक्षी आपको देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है नौविवर, है ना, नौविवर पक्षी। अर्थात यदि मैं बात करूँ यहाँ पे नवविवर पक्षी की, तो नवविवर पक्षी अपने जो घोंसले होते हैं ना, अपने घोंसले बनाती है और अपने क्या करती है, अपने घोंसले बनाती है। और मादा विवर उन सभी घोंसलों को देखने का कार्य करती है, और वही उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उन्हें, यानी कि उसमें ही वह अंडे देती है, ठीक है। तो ये एक अलग इनका पहचान है नौविवर पक्षी का, क्योंकि ये पक्षी जो है यह भी अपने घोंसले बनाए घोंसले का निर्माण करती है, और घोंसला भी बहुत ज़बरदस्ती यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये जो मादा जो व्यूअर होती है ना, मादा व्यूअर उन सभी घोंसलों को क्या करती है, ये देखने का कार्य करती है। फिर उनमें से जो कोई एक घोंसला जो कि उसे अच्छा लगता है, उसमें सबसे ज़्यादा, यानी कि उसे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, उसी घोंसले में क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, वो है फक्ता, है ना, फक्ता, ठीक है। सो यदि मैं बात करूँ फक्ता की, तो फक्ता जो है सामान्यतः कैटकस, है ना, कैटकस या हम कह सकते हैं कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना क्या करती है, घोंसले का निर्माण करती है, ठीक है। फक्ता कहाँ पे, कांटों के बीच में आपने देखा होगा, या फिर मेहंदी की जो पेड़ होती है, मेहंदी की जो मेड़े होती है ना, वहाँ पे अपना घोंसले का निर्माण करती है, ठीक है। इस प्रकार घोंसले बनाकर अंडे देती है, ठीक है। इसी के बारे में यदि मैं बात करूँ उल्लू की, ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो कि आपको यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ उल्लू की, तो उल्लू जो होती है ना, अपनी गर्दन जो होती है ना, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है ना, बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पीछे तक घुमा सकती है। वो कौन है, सो उल्लू है, ठीक है। और इसके बाद में उल्लू की जो आंखें जो होती है ना, कैसे इंसान जैसी दिखाई देती है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, यानी कि आंखें कैसी दिखाई दे रही है, उल्लू जैसी दिखाई देती है ना, पक्षियों के जैसी नहीं है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सामने की ओर होती है, जबकि अधिकांश पक्षियों का आपने देखा होगा, अधिकांश पक्षियों का जो होता है ना, सिर के दोनों ओर होता है, ठीक है। कैसे, सिर के दोनों ओर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये सिर है और सिर के दोनों ओर होता है, ठीक है। कैसे, सिर के दोनों ओर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक प्रमुख अलग यहाँ पे इनका पहचान है, ठीक है। और यही आपको याद रखना कि इंसानों की तरह सिर के सामने होते हैं, और अधिकांश पक्षियों का जो कि हमने यहाँ पे देखा भी कि सिर के कैसे दोनों ओर होती है, ठीक है, अदर पक्षियों का, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि है मैना, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ मैना की, तो मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे क्या कर सकती है, घुमा सकती है, आगे पीछे कर सकती है। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे गुण इनमें है, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ साथियों, अगला जो पक्षी है वो है कलचिड़ी, है ना। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कलचिड़ी की, तो कलचिड़ी पत्तों के बीच में, यानी कि जो पत्थर जो होते हैं ना, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। और इनके घोंसले में क्या होता है, पौधे की नाजुक टहनियाँ होती है, नाजुक टहनियाँ हो गए, जड़ हो गए, ऊन, बाल, रुई इत्यादि के द्वारा, यानी कि इत्यादि को इकट्ठा करती है, जमा करती है, और उसके उनसे ही क्या करती है, एक घोंसले का निर्माण करती है, ठीक है। और यहाँ छोटे छोटे कीड़ों को भी खाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसकी चोंच कैसी होती है, अंदर से लाल जैसी दिखाई देती है, कैसी होती है, अंदर से लाल जैसी दिखाई देती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो कलचीड़ी के बारे में मैंने क्या बताया साथियों कि यह जो है अपना घोंसला कहाँ, पत्थरों के बीच में बनाती है, पत्थरों के बीच में बनाती है। और इसमें घोंसला बनाने के लिए नाजुक टहनियाँ हो गया, जड़े, ऊन, बाल, रुई इत्यादि को इकट्ठा करके जो है क्या करती है, घोंसला बनाती है। और इनकी यह जो छोटे छोटे कीटों को खाने का कार्य करती है ना, कीटों को खाती है, और इस प्रकार अपना
भोजन को ग्रहण कर भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और इनकी चोंच जो है अंदर से कैसी होती है, लाल होती है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हम चलते हैं अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या है, कौवा, क्रो, ठीक है। तो यदि मैं कौवे की बात करूँ यहाँ पे, तो कौवे के घोंसले जो होते हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, उन्होंने देखा भी होगा, आपने देखा भी होगा कि जो कौवे का जो घोंसला होता है ना कहीं तार और लकड़ियों की टहनियों से बना हुआ होता है और बहुत मजबूत होता है। कैसा होता है, बहुत मजबूत होता है। और कौवे जो होता है ना, कौवा का जो, यदि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो उनकी जो उसका जो घोंसला होता है ना कहीं पेड़ के बहुत अधिक ऊंची डालियों पर होता है ना, ऊंचाई पर घोंसला भी बनाती है। और एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, कि जो कोयल जो होता है ना, कोयल आपने देखा होगा, कोयल अपना घोंसला जो है घोंसला नहीं बनाती है ना, वह घोंसला नहीं बनाती है। तो आपको बताऊंगा कि अगर घोंसला नहीं बनाती हो तो कहीं ना कहीं तो अंडे देती है, और अंडे से ही उनकी, यानी कि उनके बच्चे होते होंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें यहाँ पे कोयल की, सो कोयल क्या करती है, कौवे के घोंसले में जाके अंडे देती है। इस प्रकार उनके चूजे के माध्यम से उनकी जनसंख्या में यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि, या यहाँ पे वृद्धि होती जा रही है ना। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। तो कोयल जो होते हैं अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कोयल के घोंसले में जाकर क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है। कौवा जो होता है ना, कौवा अपने अंडों के साथ साथ में कोयल के अंडों को भी क्या करता है, सेता है, ठीक है। और इसी के माध्यम से ही चूजे यहाँ पे यानी कि जो कोयल जो होते हैं ना, कोयल का निर्माण, यानी कि नए जो बच्चे होते हैं उनका यहाँ पे निर्माण हो पाता है, ठीक है। तो ये एक कौवे के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पक्षी आता है जिसका नाम क्या है, गौरैया, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ गौरैया की, सो गौरैया जो होती है ना, अपने जो अंडे जो होते हैं ना, अपने अंडे कहाँ देती है, अलमारी के पीछे, है ना, सॉरी अलमारी के ऊपर। अर्थात बहुत बार देखा होगा आपने कि जो आईना जो होता है, आईना के पीछे जो है अपना घोंसला बनाती है। और ये पक्षी जो है पुराने घरों में या फिर जो खंडर वाले जो घर होते हैं उनमें ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और जो अपने जो घोंसला जो है कहीं ना कहीं जो अलमारी हो गया या फिर जो आईना जैसा हो गया, आईना के पीछे जो है घोंसला बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला जो पक्षी है जिसका नाम क्या है, कबूतर, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कबूतर की, सो कबूतर भी यहाँ पे पुराने मकान एवं खंडरों में क्या करती है, घोंसला बनाती है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला जो पक्षी है जिसका नाम है साइबेरियन सारस, है ना। तो साइबेरियन सारस की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो साइबेरियन सारस जो है यह सारस एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का सारस पक्षी है जो कि साइबेरिया के अंटार्कटिक ट्रुंट, है ना, अंटार्कटिक ट्रुंटा के निवासी यानी कि में क्या करता है, निवास करता है। और यह पक्षी प्रवासी है ना, प्रवासी कैसा है, प्रवासी है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और साइबेरियन जो सारस जो होती है, साइबेरियन सारस जो है सामाजिक पक्षी है ना, कैसा है, सामाजिक पक्षी होती है जो कि अपने प्रजाति के साथ ही रहती है, क्या करती है, अपने प्रजाति के साथ ही रहती है, ठीक है। और ये प्रजनन करते समय, है ना, प्रजनन करते समय जोड़ों में रहते हैं। कैसे रहते हैं, जोड़ों में रहते हैं एवं शीत जलवायु से प्रवास करते हैं। और प्रवास करते समय बड़े समूह में होते हैं, बड़े समूह में मिलते हैं, ठीक है। और ये गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। कैसे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और वे गंभीर रूप से खतरे में और अभी भी गंभीर रूप से खतरे में है। और इनकी जो संख्या जो है बहुत ही धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे साइबेरियन के बारे में, मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। और मैंने क्या क्या बताने का आपको प्रयास किया सभी को। जो साइबेरियन जो सारस है, सारस एक प्रकार का क्या एक पक्षी है, इस पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। और साइबेरियन जो है अंटार्कटिक टुड्रा की निवासी है ना, टुड्रा में निवास करती है। और यह पक्षी प्रवासी है ना, कैसे है, एक पक्षी जो होती है प्रवासी है, ठीक है। और साइबेरियन सारस जो है सामाजिक पक्षी जो कि अपने प्रजाति के साथ में रहती है। और प्रजाति यानी कि भी प्रजनन करते समय जैसे जोड़े में होती है और शीत जलवायु में प्रवास करती है, वहाँ पे निवास करती है, ठीक है। और प्रवास करते समय वे बड़े समूह में आपको देखने को मिलेंगे। और वे गंभीर रूप से भी हाल ही में खतरे में है। और इनकी जो संख्या है
बहुत कम है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो पक्षियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हमने सभी पक्षियों के बारे में लगभग जितने जो पक्षी थे जो कि इम्पोर्टेंट थे और जहाँ से जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछा गया है और पूछे जाने की जो संभावना है वहाँ उस टॉपिक से या उन पक्षियों के बारे में मैंने आप लोगों को रूबरू कराया, ठीक है। अब हम चलते हैं साथियों, पक्षियों की जो चोंच होती है उसमें क्या यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है और उससे क्या पक्षी को यहाँ पे लाभ मिलता है, उस चोंच के माध्यम से क्या यहाँ पे अलग करता है या उसका कैसे जो है इस्तेमाल करता है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो जो बाज जो होता है, बाज और चील का आपने देखा होगा, गिद्ध का आपने देखा होगा, ये कैसे होते हैं, ये जो तीनों पक्षियाँ जो होती है वो कैसे होती है, सामान्यतः मांसाहारी होती है ना, मांसाहारी होती है। और पक्षियों की जो चोंच कैसी होती है, छोटी और हुक की जैसी होती है, हुक की जैसी कैसी होती है, मुड़ी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। और तोते की जो होती है ना, तोते घुमावदार चोंच होती है, कैसे होती है, तोते की जो चोंच होती है ना कैसे होती है, घुमावदार होती है, जो कि फल को कुतरने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। और जो कबूतर होती है, कबूतर हो गया, गौरैया हो गया, इत्यादि की जो चोंच होते हैं कैसे चौड़ी और मजबूत होती है। और ऐसे चोंच अनाज के दोनों दानों को है ना, अनाज के जो दाने होते हैं ना, अनाज के दानों को तोड़ने में भी कैसे होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। और मिट्टी जो होती है, मिट्टी के कीचड़ से कीड़े या फिर अन्य छोटे छोटे जो जीव होते हैं उन्हें पकड़ कर क्या करते हैं, जो पक्षियाँ होती हैं खाती है, ठीक है। और मछलियाँ पकड़ने वाली जो चिड़िया होती है, पक्षियाँ होती है जैसे कि सारस हो गया, बगुला हो गया, और उसके बाद में इत्यादि जो होती है पक्षियाँ, उनकी जो चोंच कैसी होती है, चोंच लंबी और पतली सुई के जैसी होती है ना, कैसे लंबी और पतली और चोंच कैसे सुई के जैसी होती है, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट अगले पॉइंट की, सो कुछ पक्षियों की जो चोंच कैसी होती है, निस्पंदन प्रणाली वाली भी होती है, यानी छनने की जो प्रणाली होती है ठीक है। और इन पक्षियों के उदाहरण जैसे कि हंस हो गया, उसके बाद में फ्लेमिंगो हो गया, उसके बाद में बतख इत्यादि जो पक्षियाँ जो होती है निस्पंदन प्रणाली के अंतर्गत आती है। और निस्पंदन प्रणाली क्या होती है, निस्पंदन प्रणाली यानी कि छानने वाले प्रणाली होती है। और इन पक्षियों का उदाहरण जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया, हंस, फ्लेमिंग और बतख आदि है। और ऐसे पक्षी यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं, कैसे रहते हैं, पानी के आसपास में रहते हैं, तथा अपना जो भोजन होता है ना, अपना भोजन चोंच के है ना, अपना भोजन चोंच में लेने के बाद में अन्य पदार्थ जैसे कि कीचड़ हो गया इत्यादि को अलग कर लेते हैं, यानी उनमें छान लेते हैं, ठीक है। ये इनके प्रमुख अलग कुछ गुण यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ, अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं पक्षियों की चोंच के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं पक्षियों के पंजों के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पक्षियों के पंजों के माध्यम से ही भी अलग अलग यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है। सो पक्षी जो होती है सामान्यतः अलग अलग जो काम करने वाले अलग अलग पक्षियाँ जो होती हैं, जैसे कि पानी में तैरने वाली जो पक्षियाँ जो होती है, इनकी जो पंजे जो होती है ना, कैसे झिल्लीदार होती है, कैसे होती है, झिल्लीदार होती है, कैसे होती है, झिल्लीदार होती है, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कैसी है, झिल्लीदार है, ठीक है। और झिल्लीदार होती है, यहाँ पे याद रखना है। और ये तैरने, इनको क्या करती है, ये झिल्लीदार जो पैर होते हैं इनके, ये तैरने के लिए इनको मदद करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, बतख हो गया, उसके बाद में राजहंस हो गया, उसके बाद में पेलिकन पक्षी इत्यादि के जो पैर होते हैं वे कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं। और जिन पक्षियों में आगे की तरफ फैली हुई 3 उंगलियां जो होती है ना, 3 उंगलियां और पीछे की यानी कि पीछे की एक उंगली होती है, ऐसे जो पंजे होते हैं टहनियों पर बैठने के लिए इनको मदद करती है, ठीक है, जो कि गौरैया में आपने देखा होगा और यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब मैं लेके चलता हूँ अगला जो पक्षी है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आगे की ओर जो फैला हुआ जो पंजा होता है या फिर नरम सतह पर चलने में ये क्या करता है, फैला हुआ पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ह्यूरोन है ना, ह्यूरोन का, ठीक है। इनकी जो पंजे जो होती है कैसे होती है, आगे की ओर फैली हुई होती है जिससे नरम जगह में चलने में इनको मदद करती है, ठीक है। और जिन पक्षियों की जो टांगे और पैरों की उंगली लंबी होती है, वे पक्षी जो होती है ना, पानी के किनारे वाली सतहों पर आसानी से चलकर या फिर वहाँ से क्या कर सकते हैं, मछलियों या फिर अन्य जो जलीय जीव है उनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। और
ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेगा क्रेन, सारस और बगुला इत्यादि प्रमुख इनके उदाहरण है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है कि ऐसे पक्षी जो होते हैं, ऐसे मजबूत पंजे वाले, ऐसे पक्षी जो होते हैं मजबूत पंजे वाले होते हैं, जो कि थोड़ा यानी कि इनका जो पंजा जो होता है ना कैसे थोड़ा मुड़ा हुआ होता है और तेज नाखून वाली होती है और शिकार को पकड़ने में इनका मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि चील, गिद्ध और उल्लू है ना, ये प्रमुख जो पक्षियाँ होती है। ठीक है, तो ये थे साथियों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास किया, और यहाँ से जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको देखने को ही मिलेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरे देखें, और साथ ही साथ हर एक पॉइंट को यदि आप नोट कर सकते हैं तो नोट करते हुए चले। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा साथियों, जो कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को CTET के कंप्लीट नोट्स यहाँ पे आप लोगों को फ्री में मिल रहे हैं, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे CTET के जो टेस्ट है, CTET के जो टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यदि आप MP पुलिस का यदि आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है MP पुलिस की जो नोट्स है वो भी आप लोगों को मिलने वाले हैं, साथ ही साथ टेस्ट भी मिलने वाले हैं। और ये जो पूरा जो नोट्स है और जो टेस्ट है इनको लेने के लिए, इनको देखने के लिए, इन टेस्टों का फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों, द सलाम एजुकेशन है ना, क्या करना होगा, द प्ले स्टोर में जाना होगा, और प्ले स्टोर में जाके आपको क्या करना है, द सलाम एजुकेशन, सलाम एजुकेशन क्या करना है आपको, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको जाना है और फ्री नोट्स में जाना है, और वहाँ से आप जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही जल्द मैं वहाँ पे आप लोगों को पूरे क्लासेसों के अभी जो पूरे जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उनके नोट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर आपको टेस्ट भी मिलने वाले हैं, और बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाले साथियों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो ये पूरी सुविधाएं जो है मैं बहुत ही जल्द देने वाला हूँ। अभी तो आप वहाँ से जाके आप नोट्स देख सकते हैं, और अभी फ़िलहाल में आपको नोट्स मिलने वाला है वहाँ पे EVS के, है ना, EVS का जो नोट्स है वहाँ पे आपको मिलने वाला है। और MP पुलिस की जो क्लासेस है, क्लासेस तो नहीं दे पाऊँगा मैं, फिर भी मैं वहाँ पे पूरे नोट्स में आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपको पता है साथियों कि क्लासेस जो है आप अभी जो है अटेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि MP कांस्टेबल में यहाँ पे आपको समय दिया गया है लगभग 1 मंथ, है ना। सो 1 मंथ में जो है आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मेरे हिसाब से यदि देखा जाए तो आप जो है नोट्स से आप तैयारी कर सकते हैं, और नोट्स के बलबूते पे भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपके पास में नोट्स अच्छे होने चाहिए, और आपको जो नोट्स है मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को दे रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे द सलाम एजुकेशन चैनल पे बने रहना है, और साथ ही साथ द सलाम एजुकेशन चैनल के साथ साथ में आप लोगों को एक ऐप्स भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो कि आपको वहाँ से प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये था साथियों एक छोटी सी जानकारी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हर एक वैकेंसी का इंतज़ार करते हो, हर एक अपडेट का इंतज़ार करते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और समय समय पे नई नई अपडेट आप लोगों तक लेके आते रहता हूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।